प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के सभी श्रोताओं को शालिनी मित्तल का नमस्कार। वर्ष 2025 के पहले रविवार और पहले पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नववर्ष की बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं आप सबके लिए। ये कार्यक्रम एक प्रयास है सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बातों को, मुद्दों को, जिन्हें वो मन की बात में देशवासियों के साथ साझा करते हैं, उन्हें विस्तार से समझने का और उस पर चिंतन और मंथन करने का। 29 दिसंबर 2024 को साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने नए साल की शुभकामनाओं के साथ बहुत सी बातों का जिक्र किया। उन्होंने अंत में कामना की कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ें और खुद को फिट रखें और जीवन में प्रगति करते रहें। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी बोली जो हमें प्रेरणा देती हैं। सबसे पहले सुनेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के बारे में इस अंक में क्या कहा। उन्होंने भारत की 2 बड़ी उपलब्धियों पर, जिस पर विश्व का ध्यान आकर्षित हो रहा है, उसका जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि ये 2 सफलताएं हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हासिल की हैं। पहली उपलब्धि मिली है मलेरिया की लड़ाई में। तो आइए पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की 2 बड़ी उपलब्धियां आज विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इन्हें सुनकर आपको भी गर्व महसूस होगा। ये दोनों सफलताएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली हैं। पहली उपलब्धि मिली है मलेरिया से लड़ाई में। मलेरिया की बीमारी 4000 वर्षों से मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। आजादी के समय भी यह हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक थी। 1 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों की जान लेने वाली सभी संक्रामक बीमारियों में मलेरिया का तीसरा स्थान है। आज मैं संतोष से कह सकता हूं कि देशवासियों ने मिलकर इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट कहती है भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सबसे सुखद बात यह है, यह सफलता जन जन की भागीदारी से मिली है। भारत के कोने कोने से, हर जिले से हर कोई इस अभियान का हिस्सा बना है। असम में जोरहाट के चाय बागानों में मलेरिया 4 साल पहले तक लोगों की चिंता की एक बड़ी वजह बना हुआ था, लेकिन जब इसके उन्मूलन के लिए चाय बागान में रहने वाले एकजुट हुए तो इसमें काफी हद तक सफलता मिलने लगी। अपने इस प्रयास में उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहाँ मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने मलेरिया से जो हमारी लड़ाई है उसके बारे में बहुत सी प्रेरणादायी बातें बताई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो कैंसर से हमारी लड़ाई है वो भी एक ऐसे स्तर पर है जो बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसके बहुत सारे कारण उन्होंने बताए जिस पर हम जरूर अपने विशेषज्ञों से बात करना चाहेंगे। पहले हम सुन लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने कैंसर के बारे में मन की बात में क्या कहा। साथियों, अपनी जागरूकता और संकल्प शक्ति से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इसका उदाहरण है कैंसर से लड़ाई। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी वाकई बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली है। इस जर्नल के मुताबिक अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। समय पर इलाज का मतलब है कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है आयुष्मान भारत योजना ने। इस योजना की वजह से
कैंसर के 90% मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे के अभाव में गरीब मरीज कैंसर की जांच में, उसके इलाज से कतराते थे। अब आयुष्मान भारत योजना उनके लिए बड़ा संबल बनी है। अब वो आगे बढ़कर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में आने वाली पैसों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है। अच्छा ये भी है कि आज समय पर कैंसर के इलाज को लेकर लोग पहले से कहीं अधिक जागरूक हुए हैं। यह उपलब्धि जितनी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की है, डॉक्टरों, नर्सों और टेक्निकल स्टाफ की है, उतनी ही आप सभी मेरे नागरिक भाई बहनों की भी है। सबके प्रयास से कैंसर को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस सफलता का क्रेडिट उन सभी को जाता है जिन्होंने जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है। कैंसर से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। अवेयरनेस यानी कैंसर और इसके लक्षणों के प्रति जागरूकता, एक्शन यानी समय पर जांच और इलाज, एश्योरेंस यानी मरीजों के लिए हर मदद उपलब्ध होने का विश्वास। आइए हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई को तेजी से आगे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मदद करें। माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा हमेशा प्राथमिक फोकस में रही है। कई कार्यक्रमों में उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य और उससे जुड़ी बातों को, जैसे स्वच्छता, खान पान, योग, फिटनेस, आयुर्वेद, पोषण और इससे जुड़ी हुई बातों को बड़ी गंभीरता के साथ उल्लेखित हमेशा किया है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियों के बारे में भी बात की है हमारे श्रोताओं से और देशवासियों से, जिससे बहुत सारी चीजें हमें नई सीखने और समझने का मौका मिला है। मलेरिया और कैंसर, इन बीमारियों से लड़ने में भारत की जो उपलब्धियां हैं उस पर भी उन्होंने गर्व प्रकट किया। तो बता दें अपने श्रोताओं को कि हमारे साथ आज स्टूडियो में दो विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर तनु जैन, आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तनु आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद। और हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अतुल बत्रा, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं ऑन्कोलॉजी विभाग में, एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अतुल आपका भी स्टूडियो में। धन्यवाद। हम बात करेंगे इन दोनों विषयों पर, क्योंकि इन दोनों को माननीय प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में 29 दिसंबर का जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें बोला और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ इन दोनों बीमारियों के बारे में उन्होंने देशवासियों को बताया। डॉक्टर तनु, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेरिया की जो बीमारी है वो 4000 वर्षों से मानवता के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती रही है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2023 जो उन्होंने जिक्र किया, इस बीच में जो मलेरिया के मामले और इससे होने वाली मौतों का जो प्रतिशत है वो 80% कम हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इस डिपार्टमेंट को देख रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो है अथक प्रयास रहे हैं हमारे देश के और देशवासियों के, एक जन भागीदारी की तरह से एक काम चला है। इंडिपेंडेंस के टाइम से, 1947 के टाइम से बहुत सारे केसेस होते थे, बहुत डेथ्स भी होती थी उस वक्त, और तब से लेके अगर देखा जाए तो 2023 तक 92 या 93% डिक्लाइन है केसेस और डेथ्स में। लेकिन खास करके पिछले 10 या 15 सालों में देखा गया है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2015 से लेके 2023 के बीच में जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, लगभग 11 लाख केसेस जो लगभग हुआ करते थे उससे अब हमारे 2 लाख केसेस रह गए हैं। तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अप्रोक्सीमेटली 400 डेथ्स होती थी, तो आज अगर हम 2023 की बात करें तो स्टेट से जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं हमारे पास वो सिर्फ 83 रह गई हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं और इसके पीछे बहुत अथक प्रयास हैं गवर्नमेंट के, ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के, और लोकल पार्टिसिपेशन है जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं जैसे PRIs हैं, पंचायत हैं, और बिल्कुल कम्युनिटी लेवल पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो सारा कुछ एक बहुत बड़ी कड़ी रहा है जिसने हमको ये सफलता हासिल करने की तरफ
लेके गए हैं। और बहुत पॉजिटिव ये आगे की एक दृष्टि है जो हम सोचते हैं कि हमारा देश मलेरिया मुक्त हो जाएगा, जिस तरह से हम कदम बढ़ा रहे हैं इस दिशा में। और हम कैंसर की भी बात करेंगे। डॉक्टर अतुल हमारे साथ हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और इस कार्यक्रम में हमने बात की अभी डॉक्टर तनु जैन से मलेरिया के विषय में। डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी, पर एक और बात का जिक्र जो हमने सुना माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया, वो किया कैंसर की जो हमने लड़ाई जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस बारे में अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर अतुल बत्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, भारत ने जागरूकता और संकल्प शक्ति से कैंसर की लड़ाई में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं और भारत में समय पर जो कैंसर का इलाज जो हम पहले देखा जाता था कि समय पर नहीं होता था और जनरली ये होता था बहुत डिले हो गया है, हम यही सुनते थे, वो केसेस में भी एक कमी आई है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कैंसर का इलाज विद इन 30 डेज शुरू हो जाता है जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइवल के? जी बिल्कुल। अगर हम कैंसर की व्यवस्था देखें पिछले कुछ सालों में हमने कुछ हासिल किया है और कुछ बदलाव आए हैं। क्या हासिल किया है? ऐसे कैंसर जैसे सर्विक्स कैंसर है, वुमेन में जो होता है सर्वाइकल कैंसर, वो काफ़ी कम हुआ है इस दौरान। किस तरह से हुआ है? जागरूकता से हुआ है। लोगों को पता लगा कि कैसे होता है, HPV वैक्सीन आया, स्क्रीनिंग प्रोग्राम आया, तो इससे सर्विक्स कैंसर काफ़ी हद तक कम हुआ है। पहले ये सबसे कॉमन कैंसर रहता था वुमेन में, अब ये काफ़ी नीचे आ गया है। बट इसके साथ साथ क्या हुआ है, कुछ और कैंसर आगे बढ़ने लगे हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अभी सबसे कॉमन कैंसर हो गया है। और ऐसे कैंसर में बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कब प्रेजेंट करते हैं, कब आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए। जितना जल्दी आप पहुंचते हैं, जितना आपका अर्ली स्टेज में डिटेक्शन होता है, जितना पब्लिक अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी, जितना जल्दी वो जाएंगे, इलाज शुरू होगा, उतना ही जो ठीक होने की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर हम देखें कि स्टेज 1 कैंसर का आउटकम ज़्यादातर में 90% से ज़्यादा लोग ठीक हो जाते हैं। तो केवल एक नाम का टैबू रह जाता है कि ये कैंसर है, बट अगर हम 90% से ज़्यादा ठीक हो सकते हैं तो कई बार तो मलेरिया में भी इतने ठीक नहीं हो पाते हैं अगर हम कैंसर से कंपेयर करें, अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है जी। तो और यही अगर हम चौथे स्टेज की बीमारी देखें तो उसमें 5%, 10% लोग ही 5 साल तक पहुंच पाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कब डायग्नोसिस हो रहा है और डायग्नोसिस के कितने समय के अंदर इलाज शुरू होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि डायग्नोसिस जल्दी होता है पर इलाज शुरू होने में काफ़ी देरी हो जाती है, तो उस दौरान ही स्टेज बढ़ जाता है। तो इसमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं चीज़ों के साथ। दवाइयों की उपलब्धियाँ बहुत बढ़ गई हैं पिछले कुछ समय में। आयुष्मान भारत के आने से दवाइयों की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, लोगों तक पहुँचना कॉमन हो गया है। इसमें अगर हम एक एग्जांपल आपको दें कि अगर एक जो ट्रास्टुज़ुमैब नाम का एक टारगेटेड थेरेपी है जो ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है, कुछ साल पहले तक केवल 100 में से 5 या 10 मरीज ही ये दवाई ले पाते थे। तब ये पेटेंट के अंदर थी। उसके बाद जैसे इंडियन कंपनीज ने बनाना शुरू किया तो 40 से 50% तक आया इसका पेनिट्रेशन के कितने लोग ले पाते हैं। बट आयुष्मान भारत के आने के बाद करीब 80 से 90% लोग अब ये दवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बदलाव आए हैं। ये केवल एक बर्ड आई व्यू है जो हम बोल सकते हैं, बट बहुत बदलाव अभी आ रहे हैं जिससे हम देख रहे हैं कि कैंसर का आउटकम चेंज हो रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, जल्दी स्टेज पे डायग्नोसिस हो रहा है, ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो रहा है। और ये सबका हमें एक बहुत मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए इसमें जीतने के लिए कैंसर से, कि हम किस तरह से उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। और उसी का आह्वान किया है माननीय प्रधानमंत्री ने। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम यही अपील भी यहाँ से करेंगे कि जितना जल्दी, जैसे उन्होंने कहा, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतनी ही जल्दी इसका इलाज संभव है और उतना ही शायद जड़ से इसको समाप्त करने की संभावना बढ़ती जाती है। आपने स्टेजेस का जिक्र किया, थोड़ा सा हम उन श्रोताओं के लिए जिनको नहीं पता है ये बता दें कि किस तरह से स्टेजेस इसको इफेक्ट करते हैं, ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स को और सक्सेस रेट को। देखो, अब शरीर के हर अंग में कैंसर हो सकता है, बहुत प्रकार के कैंसर रहते हैं, बट अगर हम एक कॉमन बात करें तो ज़्यादातर कैंसर में 4 स्टेज रहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला स्टेज बहुत ही सीमित स्टेज होता है, जब जिस ऑर्गन से स्टार्ट हुआ है। अगर हम एग्जांपल लें सबसे कॉमन कैंसर का ही कि वो ब्रेस्ट में ही है, छोटा कैंसर है, तो वो पहली स्टेज का है। तो काफ़ी बार उसका इलाज सर्जरी के साथ से ही इलाज हो सकता है कीमो का ज़रूरत ना पड़े और उसका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। यही जब थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है या फिर वो ब्रेस्ट से जाके बगल में चली जाती है गांठ, वहाँ पर कैंसर के सेल पहुँच जाते हैं, तो उसको स्टेज 2 बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कीमो चाहिए ही चाहिए रहता है और उसमें जो ठीक होने की संभावना है वो थोड़ा कम हो जाता है, 70, 75, 80% के करीब लोग ठीक हो पाते हैं।
तीसरे स्टेज में आने के लिए गांठ और बड़ी हो जाती है, बगल में और ज़्यादा पहुंच जाती है या फिर गले तक भी पहुंच सकती है। तो इसमें जो है मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए रहता है और इसका आउटकम भी जो है वो 40 से 50% तक पहुंच जाता है। अच्छा। और जब अगर हम चौथी स्टेज की बात करें तो ये अपने ऑर्गन से छोड़ के बाहर निकल चुकी है, यानी कि लंग में चला गया है, फेफड़े में चला गया है, लिवर में चला गया है, हड्डी में फैल गया है। इस स्टेज पे पूरा ठीक होना आज की डेट में संभव नहीं रहता है। बहुत कम लोग हैं जो इस स्टेज से ठीक हो पाते हैं, बट दवाइयों के आने से, रिसर्च डेवलपमेंट से कई साल तक उनका सर्वाइवल पॉसिबल रहता है। तो इसमें काफ़ी रिसर्च चल रहा है कि इस स्टेज को कैसे ठीक किया जा सकता है, पर आज की डेट में ये ठीक नहीं हो सकता है पूरी तरह से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करके एक लाइफ लीड की जा सकती है। बिल्कुल, सारा जो आपका रिसर्च है वो लाइफ को बढ़ाने में, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में, किस तरह से हम दवाई से उसको रोक सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। कुछ केसेस रहते हैं जिसमें स्टेज में भी ख़त्म हो जाता है। रिसर्च के साथ, नई दवाइयाँ आने की उपलब्धियों के साथ इसका आउटकम बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो उसमें जो एवरेज एक हम कहते हैं सर्वाइवल 2 से 3 साल रहता था, अब आज के टाइम पे वो 5 से 6 साल तक पहुँच चुका है। तो काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि वो स्टेज 1 में जो पेशेंट आएगा उसका जो आउटकम रहेगा वो कहीं बेहतर रहेगा चौथी स्टेज। इसीलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जितना जल्दी डिटेक्शन हो और जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए तो उतना ही अच्छा आउटकम होगा। डॉक्टर तनु, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अभी डॉक्टर साहब ने अपनी बात के बीच में कहा कि कभी कभी कॉम्प्लिकेशन मलेरिया का ऐसा भी हो सकता है कि वो फेटल हो, और कहीं जितना डरते हैं कि कैंसर से ऐसा हो जाएगा वो मलेरिया से भी हो सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इतनी डेथ्स होती थी, तो इतना फेटल हो सकता है, ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? जी, तो आपको बताऊंगी कि मलेरिया हमारे यहाँ 2 तरह का होता है। एक वाइवैक्स मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो एक पैरासाइट होता है, और दूसरा फैल्सिपेरम मलेरिया होता है जो ब्रेन में चला जाता है, जिसको हम दिमागी बुखार भी कह सकते हैं। तो वो ब्रेन में जब चला जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी डेथ्स होती थी हमारी कंट्री में। लेकिन अभी क्या है कि हमारी जो ड्रग पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो टाइम टू टाइम चेंज होती है रिसर्च करके। तो जो लेटेस्ट ड्रग पॉलिसी है उसके हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं। तो फील्ड में हम ये देखते हैं कि जैसे पहले क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन देते थे, आजकल एक आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी आती है, वो दिया जाता है। तो ये ड्रग पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होती है, जैसे जैसे कि वो पैरासाइट रेजिस्टेंट होता जाता है हम दूसरी ड्रग्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोग्राम के तहत ये भी देखा जाता है कि ड्रग्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं है। तो जो ड्रग पॉलिसी में पीछे चेंज हुआ था उसके बाद देखने में आया कि डेथ रेट बहुत कम हो गया, क्योंकि ये जो नई ड्रग्स आई थी ये बहुत इफेक्टिव ड्रग्स हैं और इनसे ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा होता है। जैसा मैंने बताया कि पिछले साल हमारे यहाँ सिर्फ 83 डेथ्स रिपोर्टेड हुई हैं और मोस्टली वो फैल्सिपेरम की ही डेथ्स होती हैं, कुछ वाइवैक्स की डेथ भी होती हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो मलेरिया होता है उसमें जो 14 दिन का हम ट्रीटमेंट देते हैं, और ये जो ट्रीटमेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है पूरे सरकारी अस्पताल में हर जगह पर, टेस्टिंग के साथ। जैसा कि अभी बताया कि कैंसर में अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस ज़रूरी है, सिमिलरली मलेरिया में भी आपको अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उसमें भी ज़रूरी है। जहाँ पे डिले हो जाएगा ट्रीटमेंट में वहाँ सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और फैल्सिपेरम में तो ये है ही। और वाइवैक्स मलेरिया जो होता है उसमें ये होता है कि जो उसके गैमीट होते हैं वो लिवर में छुप जाते हैं अगर आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता, 14 दिन का जो ट्रीटमेंट कंप्लीशन हम कहते हैं। तो उसका भी एक प्रावधान हमने बनाया हुआ है। जो हमारी आशा बहनें हैं या कम्युनिटी पे वर्कर्स हैं या हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि 14 दिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो। जैसे टीबी में भी अगर आप पाएंगे कि अगर ट्रीटमेंट नहीं कंप्लीट है तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बुखार हुआ, 3-4 दिन का अगर किसी ने दवाई लिया, 14 दिन का ट्रीटमेंट नहीं कंप्लीट किया तो तभी ठीक फील करेंगे, फिर 2-3 महीने बाद फिर शुरू हो जाएगा। तो इससे एनीमिया हो सकता है, इससे बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब क्योंकि ड्रग पॉलिसी हमारी अच्छी है और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे बने हैं उसके तहत जो ये फ्री हमारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट चलता है, और आशा बहनें घर घर जाके इंश्योर करती हैं, और अवेयरनेस कैंपेन्स जो चलती हैं जिससे कि लोगों को बताया जाता है कि आप इस दवाई को खाएं। उसके साथ साथ जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रोकने के लिए, जैसे बहुत जो हाई एंडेमिक हैं उनमें हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड बेडनेट जिसे कहते हैं कि वो कीटनाशक दवाई से इनकॉर्पोरेटेड होता है मच्छरदानी,
वो हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके अलावा जो गंबूजिया फिश है हम वो यूज़ करते हैं वेक्टर कंट्रोल के लिए। तो ये सारे प्रावधान हमारे प्रोग्राम की एक स्ट्रैटेजी है जो कि हम ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं राइट अप टू द टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स। तो ये पूरा मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट सेटअप से लेके और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है पेशेंट को। और हमारी उसी हिसाब से ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी निकलती हैं, वेक्टर कंट्रोल की गाइडलाइंस निकलती हैं। और खास करके जो मस्किटो के ब्रीडिंग एरियाज होते हैं, मच्छर जहाँ पनपते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एनोफिलीज मच्छर से होता है, जो गंदे पानी में पनपता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो जन भागीदारी में वो भी आता है। तो इसलिए उसकी सब सिवियरिटी भी कम होती है। जन भागीदारी की भी उन्होंने काफ़ी बात की है और जन भागीदारी पे हम ज़रूर चाहेंगे कि आप और बात हमारे श्रोताओं से भी करें। पर एक बात आपने बताई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, जिसकी जानकारी आम श्रोताओं तक नहीं होती है, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो कोई ऐसी वेबसाइट बताना चाहें या कुछ आप ऐसा बताना चाहें या कोई नंबर जिस पर वो कॉल करके ये सब जानकारी जिसको चाहिए वो ले सके, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए। जी, एक्चुअली मुझे लगता है कि मलेरिया के बारे में जानकारी है जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक है, काफ़ी जानकारी है। और हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसके ज़रिए में क्या करते हैं, जैसे हम ऑडियो विजुअल्स बनाते हैं, जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो हम उनको टीवी के माध्यम से या आपके रेडियो के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाते हैं और प्रिंट माध्यम से भी पहुंचाते हैं। तो जैसे अगर आप कहें कि एक हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर की या एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, तो वहाँ पे भी आपको उनके जो टीवी चल रहे होते हैं उसके ऊपर भी ये कार्यक्रम चलते रहते हैं लगातार। और जो रियली ग्रास रूट लेवल है वहाँ नुक्कड़ नाटक के द्वारा, अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो सारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक ड्राइंग डे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द स्टेट्स क्या करते हैं, वो ड्राइंग डे के दिन में उसके पहले बहुत अवेयरनेस जनरेशन होता है कि क्यों हम हफ्ते में एक बार ड्राइंग डे कर रहे हैं। यानी उस दिन हम घर में अपने सारे आसपास सफाई करेंगे, जहाँ जहाँ मच्छर पनप सकते हैं वहाँ पे उन एरियाज को क्लीन करेंगे। स्पेशली डेंगू के सीजन में जहाँ पे फ्रेश वाटर भी इकट्ठा हो जाता है उसको भी क्लीन करेंगे। तो ये सारा एक अवेयरनेस कैंपेन, रेडियो मैसेज, प्रिंट मैसेज, ये कंटिन्यूअस पूरा साल चलता है। और हमारे कुछ डेज ऐसे आते हैं, जैसे वर्ल्ड मलेरिया डे अभी 25 अप्रैल को आएगा, फिर नेशनल डेंगू डे 16 मई को आएगा। इसी तरह से पूरा जून हमारा एक नेशनल एंटी मलेरिया मंथ में चले जाएगा। तो ऐसे करके हमारे डेज चलते रहते हैं। तो ये डेज और मंथ्स जो होते हैं उसके दौरान में स्टेट्स को, इनफैक्ट हम लोग थ्रू द PIP जो NHM नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, उसका जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है उसके तहत में सारे स्टेट्स को बजट प्रोवाइड करते हैं ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए। तो ये पूरा एक सिस्टम बना ही हुआ है अवेयरनेस क्रिएशन का। जी जी, बहुत सारी बातें आपने बताई और बहुत सारी जानकारी आपके माध्यम से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंच रही है। इसकी भी बात करेंगे आगे, जो आपने बताया कि किस तरह से इन चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है डेज को, और कई कार्यक्रम हम भी आकाशवाणी की तरफ से ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे आपके साथ भी किया, डॉक्टर अतुल के साथ भी हम अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी इस कार्य के लिए रेडियो को बधाई दी है कि उनके संदेशों और कार्यक्रम के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट हुई है। श्रोताओं, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, यानी सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। और आपने ये भी सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर कोई सुख है जीवन में तो वो है अगर हम निरोगी हैं, तभी हम बाकी जो भी जीवन का सुख है उसको भोग सकते हैं। किस तरह से चुनौतियां स्वास्थ्य की जो हमारे समक्ष आती हैं उनसे हम कैसे जूझ रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उपलब्धियों की जो ये यात्रा है वो कैसे हम पूरी कर रहे हैं। और अभी हमने बात थोड़ी सी मलेरिया की, मैडम ने बहुत सारी चीजें हमें बताई, डॉक्टर तनु जैन ने। जो दूसरी हम बात कर रहे हैं कैंसर की, उस पर भी हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर अतुल। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत जो योजना है उसका जिक्र उन्होंने काफी किया और कहा कि इस योजना के आने के बाद एक तेजी आई है, जो कैंसर के मरीज जो हैं ठीक हो रहे हैं, जो कमी आ रही है, उपचार के बाद जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो किस तरह का एक्सपीरियंस आप फील करते हैं इस योजना के आने के बाद? जी देखिए, आयुष्मान भारत के आने के बाद से एक तो हमने आपको उदाहरण पहले दिया था कि कैसे दवाइयों का एक्सेस बढ़ गया है। और पहले क्या रहता था कि कुछ कीमोथेरेपी वगैरह जो अस्पतालों में है, सब अस्पतालों में नहीं अवेलेबल थी या सरकारी अस्पतालों में। तो अभी आयुष्मान भारत आने के बाद से मरीज के पास ऑप्शंस हैं, पैकेजेस हैं कीमोथेरेपी के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए, सर्जरी के लिए, कि वो उन अस्पतालों में जाके जहाँ पे आयुष्मान भारत चलते हैं, वो कार्ड मान्य है, वहाँ पे जाके भी वो अपना इलाज करा सकते हैं। केवल उन सीमित अस्पतालों में अब नहीं है इलाज जहाँ पर
फ्री इलाज होता था। तो इस तरह से एक नेशनल इंश्योरेंस हर पेशेंट को मिला है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। वो जाके जहाँ पे वेटिंग रहता था वहाँ पे ना जाके दूसरे अस्पताल में जाके वही कीमोथेरेपी, वही रेडियोथेरेपी और सर्जरी का उपचार मिल सकता है। तो वेटिंग टाइम रिड्यूस हुआ वेटिंग टाइम रिड्यूस हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि जो एक मरीज का इलाज काफी लंबा चलता है, क्योंकि इसमें सर्जरी भी रहती है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी रहती है, और ये सब चीज़ें निर्भर करती है कि आपके पास एक मशीन पे एक सीमित नंबर मरीज के ले सकते हैं, या फिर डे केयर भी है तो कीमोथेरेपी भी एक सीमित नंबर का रह सकता है। पर अगर ये ज़्यादा अस्पतालों में उपलब्ध है और जो मरीज अपना खुद से नहीं कर सकते हैं, जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, तो वो उन अस्पतालों में जाके भी अपना कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी इलाज कर सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं, जहाँ पे इस तरह से फिर वेटिंग कम हो जाती है और इलाज समय पे हो सकता है। बिल्कुल, समय की बहुत कीमत है इसमें कि समय डिले नहीं होना चाहिए, और उस तरह से आपने बताया कि किस तरह से इसमें उपचार में सुविधा मिल रही है। एक और बात जो हम सबका ध्यान खींचती है वो ये है कि एक मंत्र उन्होंने बताया है माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत में, कि कैंसर के मुकाबले के लिए एक मंत्र है, वो है AAA, यानी अवेयरनेस, एक्शन एंड एश्योरेंस। तो ये AAA की जो उन्होंने बात की है, वो आप अपनी दृष्टि से एज अ डॉक्टर बताइए कि कितनी इम्पोर्टेंट है कैंसर की लड़ाई के लिए। जी बिल्कुल, AAA में जो सबसे पहला ए है, मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी वही है कि जो अवेयरनेस है कि आपके अंगों में कैंसर हो सकता है, किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है, कोई भी गांठ है या कोई भी ऐसा सिम्टम है जो कुछ समय से आ रहा है, अगर वो पता है कि कुछ हो सकता है और उसका समय पे जाके आप जांच पड़ताल करा सकते हैं, तो वो एक कहते हैं कि अवेयरनेस इज द की। इसी तरह से अगर अवेयरनेस है तो हम वही कैंसर को हम जल्दी अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में पहले चर्चा किया कि क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर हम जल्दी इलाज नहीं कराएंगे तो वो फैलेगा, उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो पाएगा, आउटकम उतना अच्छा नहीं रहता है और इलाज भी काफ़ी जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है, रोग भी और इलाज भी। तो इसलिए अवेयरनेस तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो मरीज काफ़ी हैं जो लेट स्टेज में पहुंचते हैं, जानते हैं कि अंगों में कुछ अलग चल रहा है, गांठ है जो काफ़ी समय से है, उसका जांच पड़ताल नहीं हो रहा है। तो अगर सबको पता रहे कि ये कैंसर हो सकता है तो उसका समय पे जाके जांच किया जाए और समय पे जाके अब इलाज भी किया जा सकता है, तो वो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, कैंसर के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो लोगों से सुनते हैं वो ये कहते हैं इसमें पता ही नहीं चला या पता ही नहीं चलता है। तो कैसे, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ सिम्टम्स हम जज कर सकते हैं, तो किस तरह से वो अवेयरनेस पॉइंट्स कुछ आप बता सकें? देखिए, हर अंग का एक अलग अलग सिम्टम्स रह सकते हैं। अगर हम फिर से ब्रेस्ट कैंसर की ही बात करें तो उसमें जो गांठ है वो बिना कोई पेन के हो सकती है। तो हो सकता है कि वो तंग तो नहीं कर रही है पर फिर भी वो कैंसर हो सकती है। बल्कि जब ना करें, है ना? बिल्कुल, जब वो उस स्टेज पे आ जाए कि वो दर्द देने लग जाए तब काफी बढ़ चुका होता है। तो इसलिए केवल एक पेनलेस जो लंप हम बोलते हैं वो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है। ये गांठ है जो कोई तंग नहीं कर रही है शरीर में, बस वो गांठ है, पर उसका जांच पड़ताल उसी स्टेज पे होना चाहिए। बल्कि अब तो मैमोग्राफी के द्वारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम जारी किए जा रहे हैं जिसमें गांठ महसूस होने के भी पहले एक एक्सरे करके उसको इतने छोटे स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाता है जिसको हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम कहते हैं। तो उस स्टेज पे डिटेक्शन की बात चल रही है ताकि जो उसका आउटकम है और बेहतर हो सके। तो यहाँ पे तो ये है कि अगर गांठ बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, आगे का इलाज और आउटकम सारी चीजें उसी पे निर्भर करती है। अब तंबाकू वाले जो कैंसर हैं, अब ये जानना बहुत जरूरी है कि तंबाकू से कैंसर रहता है, तो तंबाकू का सेवन ना करें। हमारे यहाँ पे अगर हम देखे जाएं, अगर गले का, मुंह का कैंसर मिला दें तो ये भी बहुत एक कॉमन कैंसर है, तंबाकू का सेवन। जी बिल्कुल, अगर इसको हम अलग अलग से गिनते हैं इसलिए ये नीचे चले जाते हैं। मुंह का अलग गिनते हैं, जीभ का अलग गिनते हैं। अगर हम स्मोकिंग और तंबाकू के सेवन से देखें तो ये मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर है। अच्छा। जैसे अगर इनका सेवन ना किया जाए तो ये कैंसर काफी हद तक होंगे ही नहीं, है ना। तो ये अवेयरनेस इज द की है। बिल्कुल राइट। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है एक्शन। जब अवेयर हो गए, आप पहुंच गए डॉक्टर के पास, तो फिर एक्शन जो सेकंड उन्होंने दिया है मंत्र। आयुष्मान भारत एक हमारा सबसे बड़ा एक्शन है इसके अगेंस्ट, कि अब हो ही गया है, पहुंच ही गए हैं तो अब इलाज करना जरूरी है। तो अब एक्शन ठीक तरीके से लिए जाए, उसका ठीक तरीके से इलाज किया जाए, हर मरीज को वो इलाज मिल सके। ये हमारी सरकार का एक्शन है, मरीज का एक्शन है कि वो अस्पताल पहुंचे और जो डॉक्टर बोले वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। और तीसरा उन्होंने बोला है एश्योरेंस। इससे क्या उनका मायने है? देखिए, अश्योरेंस एक तो ये जानना ज़रूरी है कि जो भी बीमारी है उसका इलाज हो सकता है।
काफ़ी जगहों पे अभी भी ये माना जाता है कि कैंसर का मतलब एक डेथ सेंटेंस है, तो ऐसा नहीं है। अभी जैसे अगर हम देखें, काफ़ी सारे स्टेज 1 ऐसे कैंसर हैं जिसमें 100 में से 80, 90, 95 मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ठीक हो सकता है, इसका इलाज संभव है। इलाज होने के बाद अगर ठीक नहीं भी होते हैं तो उसमें आपका इलाज करके लाइफ को बढ़ाने के इलाज हैं, आपके जो तकलीफें आ रही हैं उनको कम करने के इलाज हैं, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल इलाज है। और ये जो एक पॉजिटिव बात डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं और वही पॉजिटिव मैसेज हमारे पीएम ने भी सभी देशवासियों को दिया है कि इलाज संभव है और हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बस जो ये की है ए को ध्यान रखना है, आगे बढ़ते जाना है। और लेटेस्ट एडवांसमेंट की भी बात करना चाहूंगी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज हमारे साथ 2 एस्टीम्ड गेस्ट हैं। डॉक्टर तनु जैन, आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल बत्रा, एडिशनल प्रोफेसर ऑन्कोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से। तो डॉक्टर तनु, आपने बहुत सारी बातें बताई कि सरकार की तरफ से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है, बहुत सारी जानकारी भी उपलब्ध है, बस हमें सिर्फ ग्रहण करने की एक इच्छा शक्ति की जरूरत है जो है लोगों में, और वो कर रहे हैं उसको ग्रहण। माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में असम के जोरहाट में चाय बागानों की बात की उन्होंने, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने जोर दिया, और साथ में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की भी बातचीत की। तो मैं चाहूंगी कि आप हमें भी समझाएं, हमारे श्रोताओं को भी समझाएं कि किस तरह से ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझना क्यों जरूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है समझना क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो हमारी कंट्री में हर तरफ एक हेट्रोजेनिसिटी है। जैसे ज्योग्राफी हुई, आपकी क्लाइमेट हुआ, कल्चर हुआ, लोगों के बिहेवियर्स हुए, ये सब बहुत भिन्न भिन्न तरीके से पूरे देश में है। तो अगर हम अपने देश को मलेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कैटेगरी 3 को हम कहते हैं बहुत हाई लेवल ऑफ मलेरिया होता है, जिसको कि पहले अगर आप देखें 2015 में लगभग 10 स्टेट ऐसे थे हमारी कंट्री के जो बहुत हाई कैटेगरी यानी कैटेगरी 3 में थे, और 2023 तक आते आते सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसे रह गए जो कैटेगरी 3 में रह गए, जो कि मिजोरम और त्रिपुरा हैं, जो कि थोड़ा हार्ड टू रीच हैं और जहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन्स हैं। और जैसे बरसात का मौसम अगर आप देखें तो काफ़ी एरियाज़ हैं जो कट ऑफ हो जाते हैं, बहुत बारिश होती है उन एरियाज़ में, और हिली टेरेन है पूरा। लेकिन अभी हाल में देखा है कि वहाँ पे रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, तो हमारी आउटरीच बहुत बढ़ गई है। और वो आउटरीच बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है, हम जो बिल्कुल लास्ट माइल लोग हैं बैठे हुए बिल्कुल फार फ्लंग विलेजेस में, उन तक कनेक्ट कर पाए हैं। तो एक ये बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे जोरहाट का हैं, बहुत सुंदर चाय के बागान है वहाँ पे, बहुत सुंदर जगह, लेकिन वो बहुत मस्किटोजेनिक है, यानी वहाँ पे जो मच्छर की ब्रीडिंग है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। उस तरह की सिचुएशंस वहाँ क्रिएटेड होती हैं जहाँ पे कि मच्छर आसानी से ब्रीड कर सकता है। तो वहाँ के जो चाय बागान में मलेरिया बहुत ज्यादा होता था और डेथ्स भी होती थी, तो वहाँ के लोगों ने खुद ही इनिशिएटिव लिया। सरकार का इनिशिएटिव तो था ही, लेकिन उस इनिशिएटिव को अपनाने का इनिशिएटिव वहाँ के लोगों ने लिया, जो चाय बागान एकजुट हुए चाय बागान के लोग। उन्होंने वहाँ पे मलेरिया की मास स्क्रीनिंग की, जो लोग पॉजिटिव आए उनके ट्रीटमेंट किए, फुल ट्रीटमेंट इंश्योर किए, वहाँ पे सफाई की, साफ सफाई की तैयारी की, पूरी मस्किटोजेनिक जो कंडीशंस थी उनको खत्म किया, वहाँ नुक्कड़ नाटक किए, कैंपेन्स की बहुत सारी। तो उसको देखते देखते धीरे 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 करके केसेस बहुत कम हो गए और कुछ 4 या 5 केसेस हमें रिपोर्ट हुए और डेथ्स बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और असम जैसी जगह में जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो अभी हमारी कंट्री में जो 2015 में से लेके अब तक हमारे 93 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हो गए हैं जहाँ पे 3 साल से 0 इंडिजिनस केसेस हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अपने पॉपुलेशन जो रहती है उनमें मलेरिया नहीं होता है, जिसमें से कुरुक्षेत्र भी एक था। अच्छा। तो कुरुक्षेत्र ने भी अपनी तरफ से बहुत सारी जो एक्टिविटीज की थी, वही इसी तरह की सारी उन्होंने भी जन भागीदारी के साथ एक एक्टिविटी की थी, और आशा का इन्वॉल्वमेंट रहा उनका, या जो उनके मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं उन लोगों ने घर से घर जाके वहाँ पे मास सर्वेलेंस किया। मतलब सर्वेलेंस मतलब उन्होंने RDT किट होती है, एक जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट होती है, उससे हम टेस्ट करते हैं मलेरिया का, तो जिसमें पॉजिटिव आया उसको किया। खास करके अगर आप देखें इन एरियाज में माइग्रेंट लेबर बहुत आता है, तो एंडेमिक एरिया से बहुत माइग्रेंट लेबर आता है, तो इन्होंने उसके ऊपर टैप रखा कि माइग्रेंट लेबर जहाँ आ रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, वहाँ पे जाके जल्दी अर्ली डायग्नोसिस और कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो अगर आप कैंसर से पैरेलल्स करें तो वही सेम चीज हर बीमारी में है कि जितनी जल्दी आप उसे डायग्नोस करें, फुल ट्रीटमेंट करें, और उसकी तरफ जो कंडीशंस जा रही हैं, जैसे डॉक्टर साहब
सब आपको जरूर बताएंगे कि कैंसर्स में लाइफस्टाइल चेंजेस की बहुत जरूरत है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो प्रिवेंशन हो सकता है। इसी तरह से मलेरिया लें या वेक्टर बॉर्न कोई भी डिजीज लें, उसमें अगर आप अपना एनवायरनमेंट क्लीन करें, घर के अंदर घर के बाहर सफाई रखें, घर के मैश डोर्स लगाएं या जालियां लगाएं, मच्छरदानी के अंदर सोएं, पूरी बाह के कपड़े जब आपको पता है कि ये सीजन चल रहा है उसमें पहने, तो ये सब बचाव के तरीके हैं जहाँ पे 0 नंबर ऑफ केसेस आए हैं या कम हुए हैं, लोगों ने इस्तेमाल किया है। जो डॉक्टर तनु, उन्होंने अपनी बात में ये भी कहा है माननीय प्रधानमंत्री ने कि एक मॉनिटरिंग जो की गई जिसमें जन भागीदारी काफी सफल रही, तो ये मॉनिटरिंग किस तरह से जन भागीदारी जुड़ती है? जी, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताती हूँ, बल्कि आपने टेक्नोलॉजी का जो जिक्र किया था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों पे मैसेज पहुंचा सकते हैं। आज हमारे पेरिफेरल जो वर्कर्स हैं उनके हाथ में एक टैब है, वो टैब पे डेटा एंट्री करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम एक सबसे बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत ऑलमोस्ट 33 डिजीजेस हम लोग कैप्चर करते हैं। तो पूरे ग्रास रूट लेवल से उसकी एंट्री होती है। तो अगर आप जाएंगे आज देखेंगे तो एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी एक कंप्यूटर रखा है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो जैसे ही कोई केस डायग्नोज होता है उसी दिन वो उसकी एंट्री कर देते हैं। तो जब वो एंट्री केस की हो जाती है तो वो आप हमारे पोर्टल में इमीडिएटली देख सकते हैं। तो ये एक नॉलेज जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हमें आज पता है कि यहाँ पे इतने केसेस आ गए तो हम वहाँ पे कंट्रोल एक्टिविटी अपनी रैपिड टीम्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इनोवेशन और जन भागीदारी एक तरह से मिल जा रही है कि एक आपकी हाईटेक इनोवेशंस हैं, आप टैब्स यूज कर रहे हैं, आप इवन कई जगहों पे अब कोशिश की जा रही है कि ड्रोन्स के जरिए से दवाइयाँ भी पहुंचाई जाएं या इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए जाएं या फिर वेक्टर सर्वेलेंस की जाए कि ड्रोन कैमरा से कैप्चर करके आए जहां बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, जहां बहुत मस्कीटो ब्रीडिंग हो रही है, हम नहीं जा सकते हैं। तो ये भी प्रयास बहुत सारे जगहों पे हो रहा है कंट्री में। तो एक वो जो इनोवेशन की बात बहुत अच्छी बात ये, और खासतौर पर उनकी जो ये लाइन है जो मैंने सुना और बहुत मुझे भी इम्प्रेस किया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए सच में आप भी धन्यवाद के पात्र हैं और तारीफ के पात्र हैं कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जुटी हुई है और किस तरह से आप सर्वेलेंस करके, और आप बता रहे सोशल मीडिया को भी, टेक्नोलॉजी को भी इनकलकेट करके किस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि पूरी तरह से हमें हटाना है इसको, मलेरिया को अपने देश से। और जब हम हटाने की बात करते हैं तो बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात आती है। प्लानिंग, फ्यूचर को देखने के लिए एक रोड मैप बहुत जरूरी होता है कि हमें वहां पहुंचना है। तो जैसा आपने कहा 0 मलेरिया, हमें पहुंचना तो वही है क्योंकि हमें पूरी तरह से हटाना है। तो उसके लिए क्या काम हो रहा है, या हम अगर ये कहें कि टोटल ये योजना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, वो बताइए। जो ये प्रोग्राम है मलेरिया एलिमिनेशन का प्रोग्राम, जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल में है, तो ये इसी की स्ट्रैटेजीज पूरी इम्प्लीमेंट भी करता है, पॉलिसीज भी बनाता है। तो अगर हम बहुत रिसेंट पास्ट की बात करें तो 2016 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च हुआ, और उसके बाद एक नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान लॉन्च हुआ 2017 में, जो 22 तक चला, जो कि बहुत सक्सेसफुल एक प्लान रहा, जिसके तहत हमारे बहुत अचीवमेंट्स हुए। तो अभी हाल ही में हमारे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने नया हमारा स्ट्रैटेजिक प्लान 2023 से 27 लॉन्च किया है, जो कि हमारा एक प्लान है टुवर्ड्स एलिमिनेशन। तो उस प्लान में हमें कैसे एलिमिनेशन में मूव करना है, वो पूरा कुछ एक डॉक्यूमेंट है जो रिलीज हुआ है, सारे स्टेट्स के साथ साझा हुआ है, और उनकी उस पर ट्रेनिंग भी होती है और उनकी मॉनिटरिंग भी उसी डॉक्यूमेंट के तहत जो एक्टिविटीज दी गई हैं की जाती है कि कैसे कैसे हमारी कंट्री में, जैसे मैंने बताया आपके कैटेगरी 3 है, तो जो कैटेगरी 3 स्टेट्स हैं उनके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है कि वहां पे हमें क्या क्या करना है, वहां पे हमें क्या एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई करना है, हमें घर घर तक कैसे पहुंचना है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको, जो 2 मैंने जिक्र किए, वहां पे जूम कल्टिवेशन बहुत कॉमन है। तो जूम कल्टिवेशन फॉरेस्ट में किया जाता है, और लोग जो है एक कल्टिवेशन के टाइम पे, जो कि वो वेक्टर का सीजन भी होता है, पानी भरा होता है हर जगह, तो वो मूव करते हैं अपने घर से और वो बाहर चले जाते हैं। जब वो जूम कल्टिवेशन में जाते हैं तो उनके पास कोई जरिया नहीं होता कि वो अपने आप को मच्छर की बाइट से बचा पाएं या वो अपने लिए कोई प्रोटेक्टिव कर पाएं। तो उस वक्त बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं जो हाई एंडेमिक एरियाज होते हैं, जैसे कि जो भी जूम कल्टिवेशन के लिए जब जा रहा है फॉरेस्ट में, तो उसकी स्क्रीनिंग, मास स्क्रीनिंग की जाती है, उसको नेट दिया जाता है वहां यूज करने के लिए कि वो वहां पे अपने लिए नेट यूज करे, उसकी पूरी एक असेसमेंट किया जाता है, उसको एक किट दी जाती है कि आप इसको यूज करें ताकि आप मस्कीटो बाइट से बच सके। इसी तरह से जो लो एंडेमिक स्टेट्स हैं, जहाँ पे कि बहुत कम केसेस हो गए या 0 हो गए, लेकिन खतरा रहता है दूसरे स्टेट से माइग्रेशन अगर करके लोग आते हैं और मस्कीटोज वहां होते हैं, तो ट्रांसमिशन रीस्टैब्लिश होने का, तो वहां पे जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। वहां पे हमारी स्ट्रैटेजी रहती है फोकस्ड ऑन दोज एरियाज जहां माइग्रेटरी पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। हमें सर्टन करना है कि 0 है तो हम उसको ऊपर ना आने दें। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज थ्रू आउट हमारी चलती हैं, और ये 27 तक का हमारा जो प्लान है ये इन लाइन है जो हमारा SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल WHO
के जो है उनसे इन लाइन है कि हम अपनी कंट्री को उस लेवल तक ले जाएंगे कि हम 0 केसेस अचीव कर पाएंगे। ये जरूर होगा और हम सब उम्मीद करते हैं जिस तरह से कार्य हो रहा है आपकी मिनिस्ट्री और आपका जो डिपार्टमेंट है और जिस तरह से आप लगी हुई हैं इस कार्य में, तो निश्चित रूप से हम उस गोल को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। 2027 आपका एम है। बस एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपने बोला कि जन भागीदारी मलेरिया को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है, तो वो बता दीजिए कि जो हमारे श्रोता जन जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनकी भागीदारी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो अब श्रोतागण को ये तो सबसे पहले एक बता भी दें कि WHO ने जो है वो एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन दिया है कंट्री को और उन्होंने कहा है कि इंडिया ने बहुत अचीव किया है, मलेरिया में रिडक्शन बहुत ड्रास्टिकली देखा गया है। तो एक ये लोगों की प्रयासों से ही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि ना ही सिर्फ मलेरिया बल्कि जितनी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, जापानीज एनकेफेलाइटिस हो या आपका कालाजार हो जो हमारा सैंड फ्लाई से होता है, या लिम्फेटिक फाइलेरिया से जो क्यूलेक्स मस्किटो से होता है, इवन अगर आप जाएं तो कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्रीज, जितनी भी ये सारी वाटर बॉर्न वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, इनमें सब में जन भागीदारी की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने घर को साफ रख सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं और आप इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति ही ना उत्पन्न हो कि जिसमें आप बीमार पड़े। और अगर आप बीमार पड़े या आपके आसपास में कोई बीमार पड़े तो आप उसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो जाएं, करेक्ट टाइम पे जाएं, सही टाइम पे इलाज लें, सही सलाह लें और पूरा अपना इलाज कंप्लीट करें, उसको बीच में ना छोड़ें। और जैसे स्पेशली हम कहते हैं अगर आपके घर में कोई मलेरिया या डेंगू का पेशेंट डायग्नोज हुआ है, उसको बेडनेट में सुलाएं, चाहे वो सीरियस हो चाहे ना हो, तो उसको आइसोलेट थोड़ा सा करके बेडनेट में रखें ताकि और जगहों पे ये ना फैले। कहीं आप देखें मस्किटो ब्रीडिंग हो रही है तो जो भी आपकी म्युनिसिपैलिटीज हैं या लोकल बॉडीज हैं उनको इन्फॉर्म करें, उनका सहयोग करें कि वहाँ पे सफाई हो। तो ये एक मुझे लगता है जो हमारा स्वच्छता अभियान है वो भी एक मैं कहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही प्रिय अभियान है और उन्होंने जो शुरू किया है वो मुझे भी पर्सनली बहुत वो अभियान पसंद है। बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी है स्वच्छता रखना और स्वच्छता के साथ में बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही चली जाती हैं। तो वो एक मुझे लगता है जन भागीदारी में वो सब करना बहुत एक जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर अतुल बत्रा, ये जानना चाहूंगे, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल है लैंसेट, उसकी एक स्टडी हुई है, उसमें बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली चीजें सामने आई हैं। इस जर्नल के मुताबिक भारत में अब समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं और हमने काफी बातचीत की कि क्यों आवश्यकता है कि समय पर इलाज किया जाए। आपने आयुष्मान योजना के बारे में भी बहुत कुछ बताया, पर उम्मीद तब और बढ़ती है जब हमें पता चलता है सारी लेटेस्ट एडवांसमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है। जैसे डॉक्टर तनु ने भी कहा कि जब सब कुछ लेटेस्ट मॉनिटरिंग या टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, हम सब कुछ यूज कर रहे हैं तो ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम कैंसर की दृष्टि से देखें, इसके उन्मूलन की दृष्टि से देखें या उसके इलाज की दृष्टि से देखें, तो क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स हुई हैं जो अवेलेबल हैं, ये बताइए। देखिए, सबसे ज़रूरी एडवांसमेंट जो हो रही है वो हो रही है कि हम कैंसर को समझ पा रहे हैं। किस तरह से समझ पा रहे हैं कि हम जो सेल के लेवल पे जो डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन होता है, बेसिक जो ओरिजिन है कैंसर का वो डीएनए के अंदर म्यूटेशन होता है, वहाँ से शुरू होता है। तो उसको आज की डेट में हम सीक्वेंसिंग कर पा रहे हैं। जो चीज़ में हमारा पहले लाखों का खर्चा होता था, आज वो सीक्वेंसिंग हमारे अपने भारत में अवेलेबल है। मात्र 10,000 रुपये में हम एक सीक्वेंस कर पाते हैं। ये एक एग्जांपल है, उदाहरण के तौर पे। अगर यही जो कॉस्ट है ये बाहर बहुत ज़्यादा रहता है, करीब $400-500 लगता है, उसी को हम कम कॉस्ट पे कर पाते हैं। ये तो है जो हम मरीजों के लिए कर पाते हैं, बट जो रिसर्च में चलता है इसमें सीक्वेंसिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। डीएनए को सीक्वेंस करते हैं, उससे हमें समझ आता है कि ये क्या चेंजेस अंदर हो रहे हैं, आरएनए के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, उससे कैंसर के अंदर क्या बदलाव आते हैं। देखिए, जिस तरह से हम कैंसर का इलाज करते हैं तो जो इलाज है वो कुछ समय तक काम करता है। जब चौथी स्टेज की बात करें, उसके बाद वो कैंसर जो है उस इलाज से रेजिस्टेंट हो जाता है, काम नहीं करती है वो दवा, तो उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस को हम आज उस लेवल पे समझ पा रहे हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल है, और इस तरह से हम अलग अलग समय पे जान पाते हैं कि कैंसर के अंदर क्या चेंज हो रहा है। तो क्या हम उस चेंज की दवा उसी हिसाब से दे सकते हैं। इसे हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, कि जो कैंसर है
नाम तो एक है। इवन अगर हम एक अंग के कैंसर की बात करें कि जुबान का कैंसर है या ओरल कैविटी का कैंसर है, वो भी हर मरीज का कैंसर एक अलग तरीके से पनपता है, अलग तरीके से उसका इलाज चाहिए रहता है। तो इसे हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कहते हैं कि उसी मरीज के कैंसर को हम देख पाएं कि उसके अंदर क्या क्या वो मार्कर्स हैं, या इस मरीज को हम किस तरह से इलाज करें कि इसके लिए ये सबसे तो अच्छा तरीका हो इंडिविजुअल के सके। हिसाब से आप ट्रीटमेंट मॉड्यूल बनाएंगे फिर? जी बिल्कुल, इस तरह से हम जान पाते हैं कि उसके अंदर क्या जेनेटिक चेंजेस है। जिस तरह से अगर हम जेनेटिक की बात करें तो कुछ कैंसर हैं जिनका जेनेटिक बेसिस बहुत स्ट्रांग रहता है, जिस तरह से ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। इनमें पाया गया है 10 से 20% में ये फैमिलीज में रन करता है। अब ये हम इसी तरह से जान पाए क्योंकि हम उन लोगों के डीएनए को सीक्वेंस कर पाए, देखा कि कुछ डीएनए में बदलाव हैं जिनसे ये लोग कैंसर से ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं। तो इसके अंदर अगर ये जानकारी हमें पहले से है तो या तो उनका स्क्रीनिंग किया जा सकता है या पहले से कुछ इलाज किया जा सकता है जिससे कैंसर बनने से बच सकता है या अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो सकता है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हुए हैं वो कुछ इमेजिंग में हुए हैं कि अब पेट स्कैन अवेलेबल है सब जगह, जिससे हम देख सकते हैं कि शरीर में कहाँ कहाँ पर बीमारी फैला है। हालांकि हर केस में जरूरत नहीं होती है, जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ वो किया जा सकता है। बहुत सारी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए जेनेटिक टेस्टिंग और भी अवेलेबल है। ब्रेस्ट कैंसर में किसको कीमोथेरेपी देना है, किसे नहीं देना है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी और डेटा की बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें अप्लाई किया जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर में एक मैमोग्राफ से जो हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे तो उसको रीड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है कि बहुत माइनर चेंजेस होते हैं तो वो काफ़ी फास्टर तरीके रहते हैं उसमें रीड करने को। पेशेंट्स का जो रियल वर्ल्ड डेटा हम कहते हैं कि एक तो हुआ कि हमें ये इलाज बन गए, अब जो हमने उनको पिछले 10 साल 15 साल से ट्रीट किया उसको हमने सारा डेटा इकट्ठा किया, उससे हमने किस तरह का इलाज किया, उसके क्या आउटकम्स हैं, उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या पॉलिसी की ज़रूरत है। तो इन सब में डेटा मैनेजमेंट और इन सब में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी उपयोग है। जी जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का तो हर क्षेत्र में ही उपयोग हो रहा है और बेहतरी के लिए हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल में तो इसका काफ़ी उपयोग है, जैसा आपने बताया एडवांसमेंट्स का और टेक्नोलॉजी का यूज़ का। मैडम ने भी बताया चुनौतियाँ किस क्षेत्र में नहीं आती, पर हम अपनी हिम्मत, साहस, सजगता और एकजुट होकर हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं और मंजिल जरूर मिलेगी, बस सही दिशा में बढ़ते जाना है। आयुष्मान भारत देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां और उपलब्धियों पर केंद्रित इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और इस जानकारी को आपको सहेज कर रखना है और काम में लाना है क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सभी मेहमानों का, यहाँ पर विशेषज्ञों का जिन्होंने समय निकाला है, यहाँ आए हैं, इस विषय पर इतनी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर तनु जैन का जो डायरेक्टर है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली में, और डॉक्टर अतुल बत्रा का जो एडिशनल प्रोफेसर हैं ऑन्कोलॉजी में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स न्यू दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने उन सभी श्रोताओं का जो इस कार्यक्रम के साथ हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सुना, उससे लाभ लेने की कोशिश जरूर करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। श्रोताओं, मन की बात वाले रविवार को छोड़कर बाकी सब रविवार को प्रसारित होता है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। और आज के इस अंक में हमने बात की आयुष्मान भारत देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां और उपलब्धियों पर केंद्रित था हमारा ये कार्यक्रम। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट